साल 1972 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम की बर्फीली चट्टानों पर दो शिकारियों ने एक ऐसी खोज की जिसने आर्कटिक के इतिहास को समझने का तरीका बदल दिया। उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। 8 लोगों के शरीर जो सदियों से बर्फ में जमे हुए थे। ये केवल हड्डियां नहीं थीं बल्कि पूरे इंसान थे जो इतने अच्छे से सुरक्षित थे कि उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी साफ दिखाई देती थीं। उनकी त्वचा सलामत थी, अंग सुरक्षित थे और चेहरों पर बने टैटू आज भी नजर आ रहे थे, जो 500 साल से ज्यादा समय तक बचे रहे। उनके बालों में जूं मिली और पेट के अंदर वैज्ञानिकों ने उनके आखिरी खाने तक की जांच कर ली। ऐसा लगता था जैसे ये लोग बस सो गए हों और बर्फ ने उन्हें सैकड़ों सालों तक बचा कर रखा हो। इन शरीरों को कलाकित्सोक ममीज कहा जाता है और ये 15वीं सदी के इनुइट लोगों के थे जो ग्रीनलैंड में रहते थे। उन्होंने सील की खाल से बने कपड़े पहने थे जिन्हें बहुत सोच समझ कर ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम से बचने के लिए बनाया गया था। कपड़ों की सिलाई, फर की परतें और डिजाइन सब उनकी जिंदगी, परंपरा और पहचान की कहानी बताते हैं। पुरातत्वविदों के लिए यह ऐसा था जैसे इतिहास की खिड़की खुल गई हो। वहीं आज के इनुइट लोगों के लिए यह अपने उन पुरखों से जुड़ाव था जिनकी जिंदगी ने आज भी उत्तरी इलाकों में बसे समुदायों को आकार दिया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू केवल इनका सुरक्षित रहना नहीं था। असली हैरानी इस बात की थी कि ये शरीर क्या दिखाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनका डीएनए चेक करना शुरू किया तो उन्हें ऐसे निशान मिले जो पुरानी सीधी सादी कहानी से मेल नहीं खाते थे। पुरातत्व के अनुसार लोग हजारों साल से लगातार आर्कटिक में रह रहे थे, लेकिन जीन के सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे थे, जो पहले मानी गई बातों के उलट थी। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। किलाकित सोक मम्मीज केवल कठिन हालात में इंसानों के बचने का उदाहरण नहीं थी, बल्कि इनमें ऐसे राज छिपे थे जो प्रवास, माइग्रेशन, बदलाव और खोई हुई सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। इनका डीएनए केवल आर्कटिक की जिंदगी की झलक नहीं देता, बल्कि ये इंसानियत की सबसे उलझी हुई जेनेटिक पहेली खोलता है। लंबे समय तक पुरातत्वविदों का मानना था कि इनुइट लोगों की कहानी सीधी और साफ है। जमीन पर मिले सबूत, जैसे पत्थर के औजार, शिकार के ठिकाने और घरों के निशान, बताते थे कि इंसान 5000 साल से बिना रुके आर्कटिक में रह रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों ने उसी जमी हुई धरती पर जिंदगी गुजारी, हुनर और परंपराएं आगे बढ़ाई और एक कठिन माहौल में जीने के तरीके बनाए। पुरातत्व के हिसाब से ये कहानी एक लंबी और सीधी कड़ी जैसी लगती थी। आज के इनुइट लोग वही हैं जिनके पूर्वज शुरुआत से आर्कटिक में रहे, लेकिन जब जेनेटिक्स आया तो कहानी पूरी तरह बदल गई। वैज्ञानिकों ने जब पुराने अवशेषों का डीएनए देखा और उसकी तुलना आज के इनुइट डीएनए से की, तो नतीजे हैरान करने वाले थे। सीधी कड़ी दिखने के बजाय डीएनए ने बताया कि आज के ज्यादातर इनुइट लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुई एक नई प्रवास, माइग्रेशन से आए हैं। ये बहुत हाल की बात है अगर हम आर्कटिक के हजारों साल पुराने इतिहास को देखें। यहीं पर बड़ा विरोधाभास सामने आया। एक तरफ पुरातत्व साफ दिखाता था कि इंसान हजारों साल लगातार वहां रहे। दूसरी तरफ जेनेटिक्स बता रहा था कि आज के इनुइट असल में पहले के लोग नहीं, बल्कि एक नई आबादी के वंशज हैं, थुले लोग, जिन्होंने बहुत तेजी से पूरे आर्कटिक में फैलकर पुराने लोगों को बदल दिया। सवाल ये उठता है, अगर लोग वहां हजारों साल से रह रहे थे तो उनके जीन के निशान अचानक कैसे गायब हो गए? कैसे एक पूरी आबादी जो इतने समय तक टिकी रही, कुछ सदियों में लगभग पूरी तरह से बदल गई? ये विरोधाभास हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। क्या पहले के लोग पूरी तरह गायब हो गए और उनके डीएनए का कोई निशान नहीं बचा? या फिर कोई बड़ा हादसा हुआ, जैसे युद्ध, बीमारी या अचानक मौसम में बदलाव, जिसने उनकी पूरी आबादी को मिटा दिया? या हो सकता है कि नए आने वाले लोग, जिनके पास बेहतर तकनीक और जीने के तरीके थे, उन्होंने पहले वालों को पीछे छोड़ दिया और उनकी जगह ले ली। यही बात इनुइट की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ जिंदा रहने और परंपरा आगे बढ़ाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, गुम हो चुकी सभ्यताओं की और जेनेटिक रहस्यों की, जो जमीन से मिले सबूतों और डीएनए की बातें आपस में नहीं मिलने देती। तो सवाल यह है, क्या दोनों बातें, पुरातत्व और जेनेटिक्स,
एक साथ सही हो सकती हैं। यही असली रहस्य है जिसे समझना बाकी है। करीब 1000 साल पहले आर्कटिक में दाई एक बड़ा बदलाव हुआ। एक नई संस्कृति जिसे थुले थूल कहा जाता है, अलास्का से निकलकर पूर्व की ओर बढ़ने लगी। उनकी कहानी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बेहद तेजी से सफर किया। सिर्फ कुछ सदियों में ही वे पूरे आर्कटिक में फैल गए। बेरिंग स्ट्रेट से लेकर ग्रीनलैंड तक हजारों किलोमीटर बर्फीली जमीन और समंदर पार कर गए, जहां आज भी पहुंचना दुनिया के बेहतरीन खोजियों के लिए मुश्किल है। यह धीमा धीमा फैलाव नहीं था, बल्कि तेज, स्वीपिंग और बेहद असरदार बदलाव था, जिसने कुछ ही पीढ़ियों में आर्कटिक का नक्शा बदल दिया। थुले लोग खाली हाथ नहीं आए थे। उनके पास ऐसे औजार और हुनर थे जिन्होंने उन्हें पहले से रहने वाले लोगों पर बड़ी बढ़त दी। उन्होंने डॉग स्लेज, कुत्तों की गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे वे बर्फीली जमीन पर बहुत तेज सफर कर सकते थे, जो दूसरों को हफ्तों या महीनों में तय करना पड़ता। उन्होंने बड़े पैमाने पर व्हेल का शिकार करना शुरू किया, खासकर विशाल बोहेड व्हेल का, जो हजारों किलो भोजन, तेल और हड्डियां दे सकती थी। उनके घर साधारण झोपड़ियां नहीं थे। कई घर व्हेल की हड्डियों से बने होते थे, जिन पर खाल और मिट्टी डालकर मजबूत और गर्म जगह बनाई जाती थी, जो तूफानों का सामना कर सकती थी। ये छोटी छोटी तरक्की नहीं थी, बल्कि ऐसी खोजें थीं जिन्होंने आर्कटिक की जिंदगी बदल दी और बड़ी आबादी को बढ़ने का मौका दिया। जेनेटिक्स भी दिखाता है कि थुले का विस्तार कितना ताकतवर था। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक इन्विट लोगों का डीएनए चेक किया, तो पाया कि पहले के लोग, जिन्हें पैलियो इन्विट कहा जाता है, उनके जीन लगभग गायब हो गए। आज के लगभग सभी इन्विट अपने पूर्वज थुले लोगों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ संस्कृति का बदलाव नहीं था, बल्कि लगभग पूरी तरह से जेनेटिक रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट था। इसका साफ सबूत यू क्रोमोसोम से मिलता है, जो पिता से बेटे तक जाता है। आज के लगभग सभी इनुइट पुरुष एक ही ग्रुप, हैप्लोग्रुप क्यू से जुड़े हैं, जो खास तौर पर आर्कटिक इलाकों में पाया जाता है। ये पैटर्न बिल्कुल वैसा है जैसा तेजी से फैलने वाली आबादी में होता है, एक ही पूर्वज की संतति चारों ओर फैल गई और बाकियों को पीछे छोड़ दिया। यही हाल माताओं की लाइन से मिले डीएनए का भी है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाता है और मां से बच्चों तक जाता है। आज के इनुइट लोगों में ज्यादातर महिलाएं A2 ग्रुप से जुड़ी हैं, साथ ही कुछ डी ग्रुप की लाइन भी पाई जाती है। ये पैटर्न भी यही दिखाता है कि थोड़े ही समय में कुछ ही डीएनए लाइनें पूरे आर्कटिक में फैल गईं। नतीजे इतने साफ थे कि ये साबित करते हैं कि थुल्ले का फैलाव सिर्फ एक और लहर नहीं था, बल्कि लगभग पूरी तरह से पुराने लोगों की जगह लेना था। लेकिन यहाँ सबसे डराने वाला सवाल उठता है, पहले वाले लोग कहाँ गए? हजारों सालों तक पैलियो इनुइट और डोरसेट जैसी संस्कृतियां आर्कटिक में जिंदा रहीं। उन्होंने औजार बनाए, कला की चीजें बनाई और सीलव रेंडियर का शिकार किया। पुरातत्व हमें हर जगह उनके निशान दिखाता है, लेकिन डीएनए में उनका कोई नामो निशान नहीं। ये लोग हजारों साल तक बचे रहे और अचानक ऐसे गायब हो गए कि जैसे कभी थे ही नहीं। इनुइट की पुरानी कहानियों में इन्हें ट्यूनिट कहा गया है, मजबूत लेकिन संख्या में कम लोग, जो इनुइट के आने से पहले वहां रहते थे। यही है तुल्य विस्तार का असली रहस्य। ये सिर्फ एक ताकतवर संस्कृति के फैलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक नई आबादी ने पहले वालों को इतनी पूरी तरह बदल दिया कि जेनेटिक हिसाब से ऐसा लगता है जैसे पुराने लोग वहां कभी रहे ही नहीं। थुले के आने से बहुत पहले भी आर्कटिक में और लोग रहते थे। उनमें से थे पैलियो इनुइट, जो लगभग 5000 साल पहले पहुंचे थे, और बाद में आए डोरसेट लोग, जिन्होंने 800 ईसा पूर्व से लेकर एक 300 ईस्वी तक आर्कटिक के बड़े हिस्से में राज किया। ये लोग सिर्फ जीने के लिए भटकने वाले नहीं थे, बल्कि काफी हुनरमंद और अपने माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढले हुए थे। पुरातत्व हमें दिखाता है कि ये लोग सदियों तक फले फूले। उन्होंने औजार बनाए, घर बनाए और कला रची, जो उनके गहरे रिश्ते को उनके माहौल से दिखाती है। पैलियो इनुइट ने छोटे छोटे तेज माइक्रोब्लेड्स बनाए, जिन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके चाकू और हथियार बनाया जाता था। डोरसेट लोग अपने टॉगलिंग हरपून के लिए जाने जाते हैं, खास औजार जिनसे वे सील को उनके सांस लेने वाले छेदों से पकड़ते थे। हरपून जब सील की खाल में घुसता था तो वो साइडवेज हो जाता था और जानवर को पानी में वापस भागने से रोकता था। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि उन्होंने अलग अलग आर्कटिक इलाकों में भी शिकार किया। इसके अलावा उन्होंने रहस्यमयी मूर्तियां बनाई, इंसानों और जानवरों की,
जिनके चेहरे बहुत भावुक लगते हैं। ये उनकी गहरी आध्यात्मिक जिंदगी और शायद शमन जैसी परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। फिर भी अपनी सफलता के बावजूद पैलियो इनुइट और डॉर्सेट दोनों गायब हो गए। डॉर्सेट के निशान 1000 साल से भी ज्यादा तक आर्कटिक में फैले मिले, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। इनुइट की पुरानी कहानियों में इन लोगों को ट्यूनिट कहा गया है, मजबूत मगर संख्या में कम। लेकिन इन कहानियों और कुछ औजारों के अलावा उनका कोई ठोस सबूत आज नहीं बचा। वैज्ञानिक जब आज के इनुइट डीएनए को देखते हैं तो उन्हें न डॉर्सेट और न ही पैलियो इनुइट का कोई बड़ा निशान मिलता है। उनकी जेनेटिक विरासत लगभग मिट चुकी लगती है। यही बात इसे और भी हैरान कर देती है। ये वो लोग थे जो धरती के सबसे कठिन माहौल में सदियों तक टिके रहे। उन्होंने खास औजार बनाए, समुदाय बनाए और 1000 साल से भी ज्यादा अपनी परंपराएं आगे बढ़ाई। और फिर अचानक जब थुल्ले लोग आए तो वो सब गायब हो गए। तो सवाल ये है, इतने ढले हुए लोग अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? क्या वो थोड़ी सी संख्या में थुल्ले लोगों में मिल गए और उनका डीएनए लगभग पूरी तरह खो गया? क्या उनके और थुल्ले के बीच झगड़े हुए जिनमें वो हार गए, या फिर कोई नई बीमारियां आईं जिनसे वो बच नहीं पाए? पुरातत्व हमें उनकी सफलता की तस्वीर दिखाता है, लेकिन जेनेटिक्स बताता है कि जैसे वो मिट ही गए हों। फर्क इतना साफ है कि हैरानी होती है। डॉर्सेट और पैलियो इनुइट 1000 साल से भी ज्यादा आर्कटिक में रहे, लेकिन आज के इनुइट के डीएनए में ऐसा लगता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो फिर वो कहाँ गए और उनकी जेनेटिक विरासत क्यों नहीं बची? यही सवाल आज भी इस रहस्य के केंद्र में है। जब जेनेटिक वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्कटिक के प्राचीन डीएनए को सीक्वेंस किया तो उन्हें लगा कि इससे इनुइट की कहानी साफ हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, रहस्य और गहरा हो गया। सबसे पहला बड़ा सबूत ग्रीनलैंड से मिला, जहां करीब 4000 साल पहले के एक आदमी के बाल मिले। इसे साकक जीनोम, सक्कॉक जीनोम कहा गया। इसे वैज्ञानिकों को पहली बार शुरुआती आर्कटिक लोगों का पूरा डीएनए देखने का मौका मिला। नतीजा चौंकाने वाला था। उस आदमी का डीएनए आज के इनुइट से नहीं बल्कि साइबेरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से के लोगों से जुड़ता था। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रीनलैंड में सबसे पहले जो लोग आए थे वो एशिया से हजारों साल पहले आए थे, और उनका माइग्रेशन अलग था। न तो दूसरे नेटिव अमेरिकन जैसा और न ही आज के इनुइट जैसा। साख जीनोम तो बस शुरुआत थी। जब और प्राचीन नमूनों की जांच हुई तो बार बार वही पैटर्न दिखा। पैलियो इनुइट और डॉर्सेट का डीएनए आज के इनुइट से लगभग न के बराबर जुड़ता है। आज के इनुइट का डीएनए लगभग पूरा थुले एक्सपेंशन से आता है। ऐसा लगता है जैसे पुराने लोग मिटा दिए गए हों और बस हल्के फुल्के निशान ही बाकी हों। जब वैज्ञानिकों ने पैतृक डीएनए यू क्रोमोसोम देखा जो पिता से बेटे तक जाता है, तो तस्वीर और साफ हो गई। आज के लगभग सभी इनुइट पुरुष हैप्लोग्रुप क्यू से जुड़े हैं, और इसके भी खास आर्कटिक वाले ब्रांच से। ये बहुत अनोखी बात है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अलग अलग वाई क्रोमोसोम लाइनें मिलती हैं, लेकिन इनुइट में लगभग सब एक ही ग्रुप के हैं। कुछ इलाकों में तो 90% से भी ज्यादा पुरुष एक ही यू क्रोमोसोम शेयर करते हैं। ये साफ साफ बताता है कि किसी समय पर एक ग्रुप बहुत तेजी से फैला और बाकियों की लाइन लगभग गायब हो गई। ये कहानी बिल्कुल वही है जो थुले लोगों के तेजी से आर्कटिक में फैलने की है। अब जब वैज्ञानिकों ने मातृक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा जो मां से बच्चों तक जाता है, तो उसमें और भी दिलचस्प बातें मिली। आज के इन्यूइट लोगों में ज्यादातर औरतों का डीएनए हैप्लोग्रुप ए2 से जुड़ा है, खासकर इसकी छोटी ब्रांचेस जैसे ए2ए और ए2बी। इनके फैलने का पैटर्न भी वही दिखाता है, यानी थोड़े ही समय में ये लाइनें पूरे आर्कटिक में फैल गईं। ये बिल्कुल थुले माइग्रेशन की कहानी से मेल खाता है, लेकिन इसमें कुछ और भी मिला। कुछ डी ग्रुप की लाइनें जैसे डी2ए और डी3 प्राचीन पैलियो इनुइट और आज के इनुइट दोनों में दिखती हैं। पहली नज़र में तो लगता है कि शायद इससे पुराने और नए लोगों के बीच कोई कड़ी बची हुई है, लेकिन जब पूरे जीनोम को ध्यान से देखा गया तो मालूम हुआ कि पुराने लोगों का योगदान बहुत ही कम है। ये डी ग्रुप बस छोटे छोटे संकेत हैं, वरना पूरी कहानी तो एक बड़े रिप्लेसमेंट की ही है। कहानी को और पेचीदा ये बात बनाती है कि इनुइट डीएनए सिर्फ पुराने आर्कटिक माइग्रेशन से नहीं आया। पिछले कुछ 100 सालों में यूरोपियनों से मेल जोल ने भी इनुइट डीएनए में नए तत्व जोड़ दिए।
ग्रीनलैंड में नॉर्स नॉर्स बसने वाले, साइबेरिया में रूसी व्यापारी और बाद में स्कैंडिनेवियन और ब्रिटिश खोजकर्ता, सबने कहीं ना कहीं शादी ब्याह और रिश्तों के जरिए इनुइट में अपना डीएनए छोड़ा। ये योगदान थुले के डीएनए के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी असर छोड़ गया। कुछ समुदायों में तो यूरोपियन मातृक लाइनें भी दिखती हैं, जैसे हैप्लो ग्रुप एच। इसका मतलब है कि आर्कटिक की दूर दराज दुनिया भी बाकी दुनिया से जुड़ी रही। इन सब बातों से जो तस्वीर निकलती है वो सीधी सादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग धीरे धीरे बदलते गए और आज के इनुइट बने। असल में ये कहानी है लहरों में आने वाले माइग्रेशन की, पुराने लोगों के गायब होने की और कभी कभी मिलावट, मिक्सिंग की। ये एक उलझी हुई जाल जैसी कहानी है, जहाँ कुछ पुरानी लाइनें पूरी तरह खो गईं, कुछ बहुत हल्के निशान में बचीं और एक नए ग्रुप ने लगभग पूरी तरह हावी होकर बाकी सबको रिप्लेस कर दिया। रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि पुराने लोग गायब हो गए, बल्कि ये भी है कि उनका जेनेटिक निशान इतना हल्का क्यों है, जैसे उनकी आवाज फुसफुसाहट की तरह हो और थुले लोगों का डीएनए बहुत जोर से बोल रहा हो। ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक जेनेटिक मिस्ट्री है जिसमें खोई हुई आबादियां, मिलावट और मिट चुके लोग शामिल हैं, जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाई है। इनुइट की जेनेटिक कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि उनके पूर्वज कहाँ से आए, बल्कि ये भी दिखाती है कि उनका शरीर खुद आर्कटिक के हिसाब से कैसे बदला। इतनी कठिन जगह में जीने के लिए सिर्फ अच्छे कपड़े या औजार काफी नहीं थे, उनके डीएनए में भी बदलाव जरूरी था। सबसे बड़ा उदाहरण है एफेडियस जीन क्लस्टर। ये जीन शरीर में फैटी एसिड एंड फैट्स को प्रोसेस करते हैं। इनुइट में ये जीन दुनिया के सबसे मजबूत नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरणों में से एक है। उनकी पारंपरिक डाइट मछली, व्हेल और सील के फैट से भरी हुई थी। ज्यादातर लोगों के लिए इतना फैट खाना खतरनाक होता, लेकिन इनुइट के डीएनए में ऐसे बदलाव हुए कि उनका शरीर इसे सही से पचा सके। ये एडाप्टेशन उनके लिए लाइफलाइन था, खासकर लंबे ठंडे महीनों में, जब सील की चर्बी और व्हेल का मांस ही ऊर्जा का जरिया होता। दूसरा बड़ा एडाप्टेशन है सीपीटीए के जीन वेरिएंट। ये शरीर को फैट से एनर्जी निकालने में मदद करता है, खासकर जब खाना कम हो। पुराने समय में जब कभी खाने की कमी होती थी, तो ये जीन इनुइट के लिए जान बचाने वाला साबित होता। लेकिन आज की दुनिया में, जहाँ डाइट और लाइफस्टाइल बदल गए हैं, यही वेरिएंट कभी कभी बच्चों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम भी बन सकता है। यानी जो कभी फायदा था, आज कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात आती है TBX15 और वॉर्स, दो जीन के पास वाले हिस्से से। ये जीन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन और ब्राउन फैट बनाने में मदद करते हैं। ब्राउन फैट शरीर को गर्म रखता है और ठंड में हीट पैदा करता है। इनुइट के पास इन जीन का ऐसा वर्जन है जो शायद उन्हें डेनिसोवंस, एक प्राचीन मानव प्रजाति से मिला हो। यानी हजारों साल पहले जब आधुनिक इंसान और डेनिसोवंस मिले थे, तो उनका ये खास डीएनए आज इनुइट में काम आ रहा है। इसने उन्हें ठंड झेलने की अनोखी क्षमता दी। ये सब एडाप्टेशन दिखाते हैं कि इनुइट ने सिर्फ आर्कटिक में जिया नहीं, बल्कि उनका शरीर और डीएनए उसी जगह के हिसाब से ढल गया। उनका डीएनए जैसे आर्किटेक्ट ने खुद तराशा हो। जहां जेनेटिक्स ने इनुइट को अंदर से ढाला, वहीं उनके औजार और खोजों ने उनकी बाहरी दुनिया बदल दी। थुले लोग, जो आधुनिक इनुइट के पूर्वज थे, जब आर्कटिक में पहुंचे तो उनके पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेट था कि उसने वहां की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनका जीना सिर्फ हिम्मत पर नहीं था, बल्कि समझदारी और इनोवेशन पर भी टिका था। उनकी सबसे बड़ी खोज थी ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। थुले ने कुत्तों की स्लेज, डॉग स्लेड्स को परफेक्ट कर लिया था, जिससे वो बर्फ और बर्फीली जमीन पर तेजी से सफर कर सकते थे। जहां पहले लोग छोटे इलाकों में बंधे रहते थे, वहीं थुले लोग दूर दूर तक फैल गए। समुद्र पर उन्होंने दो तरह की नावें इस्तेमाल की। कयाक, कायाक हल्की और चुपचाप चलने वाली, जिसे अकेला शिकारी सील या मछली पकड़ने के लिए चलाता था। उमियाक, उमियाक बड़ी नाव, जिसमें पूरा परिवार, सामान और यहाँ तक कि माल भी ले जाया जा सकता था। हथियारों में भी उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिन्यू बैग्ड बो बनाया, जो जमाने वाली ठंड में भी टूटता नहीं था और सही निशाना लगाता था। उनके टॉगलिंग हारपून्स बड़े समुद्री जानवरों को शिकार करने के लिए परफेक्ट थे। इन हथियारों की मदद से वे व्हेल और सील जैसे जानवरों का शिकार कर पाते,
जिससे बड़े बड़े गांव बस सके। सर्दियों में रोशनी और गर्मी के लिए वे सील और नायल लैंप इस्तेमाल करते थे, जिन्हें बड़े ध्यान से इस तरह बनाया जाता था कि कम तेल खर्च हो और ज्यादा रोशनी मिले। और अपनी आंखों को बर्फ की चकाचौंध से बचाने के लिए उन्होंने स्नो गॉगल्स बनाए, लकड़ी, हड्डी या हाथी दांत से, जिनमें छोटे छोटे स्लिट होते थे। उनके घर भी कमाल के थे। कहीं कहीं पर उन्होंने व्हेल की हड्डियों से बने घर बनाए, जिन्हें खाल और मिट्टी से ढक दिया जाता था। ये घर इतने मजबूत होते कि भयंकर तूफान भी इन्हें नहीं गिरा पाते। सबसे जबरदस्त बात यह थी कि उन्होंने ग्रीनलैंड के केप यॉर्क मेटियोराइट से मिले लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने में किया। यानी उन्होंने आसमान से गिरे पत्थरों को भी काम में ले लिया। लेकिन थुले सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं थे। उन्होंने कला, नक्काशी और टैटू बनाए। उनकी मास्क, हाथी दांत की मूर्तियां और शरीर पर बने निशान बताते हैं कि उनका एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन था। इन सब खोजों और जेनेटिक एडाप्टेशन की वजह से ही थुले लोग पहले के लोगों पर भारी पड़े और पूरी तरह हावी हो गए। इनुइट की कहानी सिर्फ हड्डियों, औजारों और डीएनए से नहीं मिलती, बल्कि उनकी भाषा में भी जिंदा है। इनुइट भाषाएं एस्किमो अल्यूट परिवार से आती हैं, जिसमें अलास्का और साइबेरिया की यूपिक यूपिक भाषाएं और अल्यूट, जो अल्यूटियन द्वीपों में बोली जाती है, भी शामिल हैं। ये भाषा परिवार साइबेरिया से लेकर ग्रीनलैंड तक फैला हुआ है, यानी हजारों किलोमीटर की दूरी। इनुइट भाषाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पॉलीसिंथेटिक हैं। मतलब ये कि एक ही लंबे शब्द में कई विचार जोड़ दिए जाते हैं। जो बात अंग्रेजी में पूरा वाक्य बनाकर कही जाएगी, वो इनुइट भाषा में एक ही बड़े शब्द में कही जा सकती है। यही वजह है कि उनकी भाषा बहुत डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव है, सीधा जुड़ा हुआ उनके रोजमर्रा के जीवन और आर्कटिक के माहौल से। इतना ही नहीं, भाषाओं का फैलाव भी इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। अलास्का से ग्रीनलैंड तक जाते जाते भाषाएं धीरे धीरे और ज्यादा मिलती जुलती दिखती हैं, यानी उनमें अंतर बहुत कम है। ये पैटर्न बताता है कि थुले लोगों का फैलाव बहुत तेज हुआ था। अगर वो धीरे धीरे हजारों सालों में फैले होते तो भाषाएं भी अलग अलग हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भाषा भी उसी कहानी की गवाही देती है जो जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी बता रहे हैं, कि थुल्ले का फैलाव अचानक और तेज था। इतनी खोजों के बाद भी इनुइट की उत्पत्ति का रहस्य पूरी तरह हल नहीं हुआ है। असल में हर नई डीएनए स्टडी इस कहानी को और जटिल बना देती है। पुराने जीनोम्स ये तो साफ दिखाते हैं कि सकक और डॉर्सेट जैसे लोग आज के इनुइट से अलग थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका असर पूरी तरह मिट गया, या फिर कहीं बहुत हल्के निशान अब भी छुपे हैं। कुछ मामूली मात्रिक मैटरनल लाइनेस इसका संकेत देती है, लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं है कि पक्की बात कही जा सके। एक और सवाल ये है कि क्या इनुइट का मेलजोल उन ग्रुप्स से भी हुआ होगा जिनके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं है। आर्कटिक कभी पूरी तरह दुनिया से कटा नहीं था। यहाँ साइबेरिया से कनेक्शन थे, ग्रीनलैंड में नॉर्स लोग रहते थे और बाद में यूरोपियन भी आए। तो हो सकता है कि छोटे छोटे समूहों का मेलजोल हुआ हो और उनकी जेनेटिक छाप बहुत मुश्किल से नजर आ रही हो। सबसे बड़ा रहस्य फिर वही है, थुले ने इतने कम समय में बाकी सबको पूरी तरह कैसे रिप्लेस कर दिया। वो सिर्फ आकर बसे नहीं, बल्कि पूरे आर्कटिक में फैल गए और पहले के लोगों का डीएनए लगभग मिट गया। क्या ये उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी थी, या बेहतर अनुकूलन, अडेप्टेशन, या कोई और कारण? आर्कियोलॉजी दिखाती है कि पेलियो इन्विट और डॉर्सेट संस्कृतियां हजारों साल तक कामयाब रहीं, लेकिन जेनेटिक्स कहता है कि उन्हें थुले ने लगभग पूरी तरह बदल दिया। ये विरोधाभास आज भी अनसुलझा है, और यही चीज इस कहानी को इतना रोमांचक बनाती है, क्योंकि ये रहस्य अब भी जिंदा है। हर नई खोज पुराने मॉडल को चुनौती देती है और नए सवाल खड़े कर देती है। साइंस इस केस को बंद नहीं कर रही, बल्कि इसे और खोल रही है। इनुइट की कहानी की शुरुआत होती है उस डरावनी लेकिन रहस्यमयी तस्वीर से, चिलकित्सुक मम्मीज। उनके चेहरे पर टैटू बने थे, शरीर इतने अच्छे से सुरक्षित थे कि वैज्ञानिक उनके आखिरी खाने तक का पता लगा सके। पहली नज़र में ये एक सीधी कहानी लगती थी, एक आर्कटिक में जीने और बचने की। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च गहरी हुई, विरोधाभास सामने आने लगे। आर्कियोलॉजी ने दिखाया कि लोग उत्तर में 5,000 साल से रह रहे थे, लेकिन जेनेटिक्स ने ये राज खोला कि आज के इनुइट की जड़ें ज्यादातर एक हाल की माइग्रेशन थुल्ले लोगों से जुड़ी हैं,
जो सिर्फ 1000 साल पहले आई थी। थुल्ले का आना सब कुछ बदल गया। वो सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने पुरानी संस्कृतियों को लगभग पूरी तरह मिटा दिया। डॉर्सेट और पेलियो इनविट, जो सदियों तक सील और कार्ibou का शिकार करके, औजार बनाकर और रहस्यमयी मूर्तियां बनाकर जीते थे, अचानक गायब हो गए। उनका डीएनए आज के इनविट में लगभग नहीं मिलता। ये अचानक हुआ रिप्लेसमेंट मानव इतिहास के सबसे बड़े पहेलियों में से एक है। पूरी सभ्यताएं इतनी जल्दी कैसे मिट सकती है? जेनेटिक्स ये भी दिखाता है कि इनुइट की कहानी सिर्फ माइग्रेशन की नहीं, बल्कि एडाप्टेशन की भी है। उनके जीन, जैसे फेडीएस, CPIT1A और TBX15, उन्हें मछली और सील की चर्बी खाने, ठंड सहने और ऐसे माहौल में जीने लायक बनाते थे जहां और कोई नहीं टिक सकता। ये बताता है कि आर्किटिक ने खुद उनके शरीर को गढ़ा। लेकिन हर खोज के साथ नए सवाल भी उठते हैं। क्या पुराने लोगों के कुछ जेनेटिक निशान अब भी छुपे हैं जिन्हें हम नहीं पहचान पा रहे? क्या और भी समूह थे जिनका मेलजोल हुआ लेकिन हमें उनकी खबर ही नहीं? और आखिर क्यों ये रिप्लेसमेंट इतना तेज और इतना पूरा था? इनुइट की उत्पत्ति की कहानी हमें सिर्फ आर्कटिक की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की जटिल यात्राओं की याद दिलाती है। कभी कोई समूह पूरी तरह बदल जाता है, कभी नए और पुराने आपस में घुलते हैं, और कभी संस्कृतियां अचानक गायब हो जाती हैं। ये कहानी दिखाती है कि इंसानी इतिहास कभी सीधा नहीं होता। ये हमेशा एक रहस्य बना रहता है। शायद असली जवाब अब भी बर्फ में जमे हुए हैं, और आने वाले समय की खोजें ही उन्हें सामने लाएंगी।